नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज की वीडियो में हम 27 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक कौन बने हैं? तो उनका नाम है नरेश लालवानी। नरेश लालवानी ये 1985 बैच के भारतीय रेल इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। चलिए बात करते हैं भारतीय रेलवे की। तो भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। मुंबई और थाने के बीच दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। विश्व में पहली रेल इंग्लैंड में चली थी 1825 में। और भारत में मेट्रो रेल कब चली थी? सॉरी, कहाँ चली थी? कोलकाता में चली थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? इंजीनियर श्रीधरन को। और भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1905 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की थी? 2004 में। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल यात्रा जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच है, ये दूरी कितने किलोमीटर की है? तो ये दूरी है 4286 किलोमीटर। और जो ट्रेन इसको तय करती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन। भारत, विश्व और एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन। इसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण 2023 के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है श्री जाकिर हुसैन को। राष्ट्रपति ने रक्षा कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? तो उनकी संख्या है 412। विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है श्री श्रीनिवास वर्धन को। अमेरिकी गणितज्ञ पद्म भूषित एस आर श्रीनिवास वर्धन को 2023 के भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये सर्वोच्च पुरस्कार हैं। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, चौथा नंबर होता है पद्मश्री का। 2023 में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार जो है वो दिए गए हैं। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिए जाते हैं। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। एरो इंडिया 2023 कहाँ पर 13 से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। यह 14वां संस्करण है। यह भारत का प्रमुख वैश्विक विमानन व्यापार मेला है जो 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बात कर लेते हैं एरो इंडिया शो की। तो एरो इंडिया शो एक 2 वार्षिक एरो शो और विमानन प्रदर्शनी है जो भारत के बेंगलुरु में येलहंका वायु स्टेशन में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। एयर शो का पहला संस्करण 1996 में आयोजित किया गया था। एरो इंडिया का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था। असॉल्ट राफेल शो के 13वें संस्करण के दौरान पहली बार भारतीय वायुसेना के रंग में नजर आया था। चलिए बेंगलुरु की बात कर लेते हैं। ये कर्नाटक की राजधानी है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। किस देश ने पहले वाणिज्यिक तेल उत्पादन ड्रिलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो ये किया है युगांडा देश ने। युगांडा ने 24 जनवरी को अपने 4 नियोजित तेल ड्रिलिंग रिंग में से पहला शुरू किया और पहले उत्पादन कुएं की ड्रिलिंग शुरू की है। युगांडा में सहारन रेगिस्तान में सबसे बड़ा तेल भंडार है। 20 साल पहले युगांडा में तेल की खोज हुई थी, लेकिन धन की कमी के कारण उत्पादन में देरी हुई। युगांडा ने चीन की मदद से अब अल्बर्ट झील में अपना पहला तेल क्षेत्र शुरू किया है। बात कर लेते हैं युगांडा की। तो युगांडा की राजधानी है कंपाला, मुद्रा है शीलिंग। युगांडा पूर्वी अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है। इसने 1962 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त की। इसकी आधिकारिक भाषाएं स्वाहिली और अंग्रेजी है। युगांडा पूर्वी अफ्रीकी समुदाय और अफ्रीकी संघ का सदस्य है। इसकी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें काफी मुख्य निर्यात है। राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी हैं जो 1986 से सत्ता में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री रोविना नबांजा हैं।
म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक श्वेलटेल तितली को भारत में पहली बार किस राज्य में देखा गया है? तो ये देखा गया है अरुणाचल प्रदेश में। म्यांमार और दक्षिणी चीन से वियतनाम तक अपनी पूर्व ज्ञात श्रेणियों से लुप्त होने वाली एक श्वेलोटेल तितली को भारत के अरुणाचल प्रदेश में पहली बार देखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा। किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार का हाल ही में निधन हो गया? तो उनका नाम है डॉक्टर बालकृष्ण विठ्ठललाल दोषी। भारतीय वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण विठ्ठललाल दोषी का 95 साल की उम्र में निधन हो गया। डॉक्टर बालकृष्ण विठ्ठललाल दोषी पिछले 70 वर्षों से एक शहरी योजनाकार और एक प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्हें 2018 में प्रित्जर पुरस्कार, 2021 में RIBA का रॉयल गोल्ड मेडल और 1976 में प्रतिष्ठित पद्मश्री मिला था। किसने हाल ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशनल डेटाबेस जारी किया है? तो म्यूनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशनल डेटाबेस जारी करने वाला कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी ने हाल ही में म्यूनिसिपल बॉन्ड पर इंफॉर्मेशनल डेटाबेस जारी किया है। सेबी के द्वारा जारी इस डेटाबेस में म्यूनिसिपल बॉन्ड के बारे में तमाम जानकारी एवं आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं। डिजिटल क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए किसने नेक्स्ट इन ग्लोबल हैकथॉन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ICC और न्यूम ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और न्यूम ने जनवरी 2023 में एक वैश्विक हैकाथन नेक्स्ट इन के लॉन्च की घोषणा की है। हैकथॉन डिजिटल क्रिकेट प्रशंसकों के अनुभव को बेहतर बनाने और बढ़ाने वाले समाधान बनाने के लिए तकनीक प्रेमी प्रशंसकों को आमंत्रित और चुनौती देता है। मार्च 2023 में बंगलौर में एक कार्यक्रम में न्यायाधीशों के एक पैनल के सामने अपनी अवधारणा बनाने और प्रस्तुत करने के लिए टीमों की एक शॉर्ट लिस्ट आमंत्रित की जाएगी। वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को। भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। सूर्य कुमार यादव ने 2022 में खेले गए 31 T20 मैचों में 1164 रन बनाए। भारत की रेणुका सिंह ICC इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है प्राप्त करता बनी। चलिए बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो इनको ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू ने 22 नवंबर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। सूर्य कुमार यादव जो है ICC T20 रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज भी बने थे और एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बने और उनको 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वर्ष 2022 के लिए ICC T20 इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो महिला में चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की तालिया मैकग्रॉथ को। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। राजधानी कैनबरा, मुद्रा है डॉलर, प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। ये बात करते हैं ICC की। तो ICC की स्थापना जो है सीरियल से लगा लेते हैं इनको 1 मिनट के लिए। तो ICC की स्थापना 15 जून 1 मिनट दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो ICC की स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मोटो क्रिकेट फॉर गुड। इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, महाप्रबंधक वसीम खान है। यह क्रिकेट का वैश्विक शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी।
1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया और 1987 में इसका नाम बदल करके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद कर दिया गया। टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है इंग्लैंड के बेन स्टोक को। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला नेपाल के आसिफ शेख को। नेपाल के आसिफ शेख को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया। आसिफ ने आयरलैंड के खिलाफ मैच में मैकब्रिन को रन आउट करने से मना कर दिया था। इसके बाद उनकी जमकर तारीफ हुई थी और अब आईसीसी ने भी उन्हें सम्मानित किया है। आयरलैंड और नेपाल के मैच में नेपाल के गेंदबाज कमाल सिंह गेंद पकड़ने की कोशिश में आयरलैंड के मैकब्रिन से टकरा गए थे, जिससे मैकब्रिन रन लेते हुए जो है बीच में ही गिर गए थे। इस बीच कमाल ने गेंद पकड़कर विकेट कीपर आसिफ शेख को दे दी। मैकब्रिन अभी भी क्रीज के बाहर थे, लेकिन आसिफ ने उन्हें रन आउट नहीं किया। इसके बाद उनकी जमकर तारीफ हुई थी। बात करते हैं नेपाल की। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है पाकिस्तान के बाबर आजम को। और ये नेट स्कीवर, इनको जो है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और इनको रेचल हेओई फ्लिंट ट्रॉफी भी मिली है। बात करते हैं पाकिस्तान की। राजधानी इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, राष्ट्रपति आरिफ अलवी। आईसीसी मेन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो ये चुना गया है इंग्लैंड के बेन स्टोक को। आईफॉर्म डेटा के अनुसार कौन सा देश जैविक खेती में विस्तार करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है? तो कौन सा शामिल हो गया है? भारत शामिल हो गया है। भारत 2020 में जैविक कृषि क्षेत्र के अधिकतम विस्तार वाले दुनिया के शीर्ष 3 देशों में से एक के रूप में उभरा है। अर्जेंटीना पहले और उरुग्वे दूसरे स्थान पर था। जैविक खेती के तहत दुनिया के कुल 74.9 एमएच क्षेत्र में से ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा 35.7 एमएच है, जबकि भारत में 2.8 एमएच है। इसके विपरीत दुनिया के कुल 34 लाख जैविक उत्पादों में से 16 लाख किसान भारत में है। अब बात करते हैं आईफॉर्म की। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये एक एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जर्मनी में। भारत में जैविक खेती के बारे में जानते हैं। तो जैविक खेती एक प्रकार की कृषि या खेती है जो सिंथेटिक उर्वरकों, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों और पशुधन फीड योजकों का उपयोग नहीं करती है। सिक्किम दुनिया का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। शीर्ष 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में लगभग आधे क्षेत्र में जैविक खेती की जाती है। भारत से जैविक चाय, दाल, चावल आदि का निर्यात होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आज का अंतिम प्रश्न, नई दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के समूह की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक 24 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान कमेटी ने लंबित पर्यावरण मंजूरी, भूमि अनुमोदन, फंड रिलीज आदि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी का गठन 2009 में हुआ था। कमेटी के गठन का मुख्य उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के फैसले को गति देना है। दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।